प्यारी बातों से, अक्सर मुलाकातों से, प्यारी प्यारी बातों से, अक्सर मुलाकातों से, कसमों से, वादों से, साथ देखे ख्वाबों से, परवान चढ़ता है मेरे रब, मेरे रब, मेरे रब, मेरे रब। बदली हुई नीयत से, कड़वी हकीकत से, झूठ से, फरेब से, शक करने के रोग से आता है वो टाइम, बन जाता है क्राइम, बन जाता है क्राइम, बन जाता है क्राइम, बन जाता है क्राइम। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र बाबरा और आप देख रहे हैं धारावाहिक लव एंड क्राइम। इश्क की दीवार जब गिरती है तो उसमें अक्सर महबूबा ही दबती है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान को प्रेमी से दरिंदा भी बना देता है। यह घटना फरवरी 2012 उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके की है, जहां एक हत्या हुई। फ्लैट की सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बे इस बात की कहानी बता रहे थे कि हत्या को बहुत ही रहस्यमय तरीके से अंजाम दिया गया और दिल्ली पुलिस ने मात्र 4 घंटे में इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। रात ठीक 11:15 पर पीसीआर पर एक कॉल आई जिसमें एक हत्या का जिक्र था। एसएचओ जयप्रकाश, सब इंस्पेक्टर अनिल और 2 कांस्टेबल के साथ तुरंत ही मौका वारदात के लिए रवाना हो गए। हाँ तो अब बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जब रात को मैं अपने घर का गेट बंद करने आया तो मैंने देखा उमाकांत और उसका एक साथी लाल रंग का बैग उठाए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। मैं उनके हाथ में जो बैग था वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद वे दोनों काफी घबराए और उन्हें भागकर सेंट्रो कार में गिर दिया, जिसका नंबर था DL8CQ 8177। उन दोनों के जाने के बाद जब मैं पास आया, मैंने देखा कि सीढ़ियां खून से सनी हुई थी। सर, जब मैं रचना करके अंदर गया तो रचना अंदर नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, 11:20 पे हमें पीसीआर से कॉल आई और हम लोग 13 मिनट में यहाँ पर पहुँच गए। तुमने पीसीआर को कॉल कब की थी? सर, मैंने 11:18 पे कॉल की थी। तो अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं, गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। इंस्पेक्टर, इस गाड़ी का नंबर फ्लैश करके दिल्ली के सभी थानों को अलर्ट कर दो कि एक अमुक सेंट्रो कार में एक संदिग्ध बैग लेके जाएगा और सभी पिकेट्स को इन्फॉर्म करो। और हाँ, एक एसआई को लगाओ कि ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, हाँ तो श्रवण कुमार जी, आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य पूरा किया है, इसके लिए हम आपको शाबाशी देते हैं। अब आप कृपा करके ये बताएंगे कि इस फ्लैट में उमाकांत कब से रह रहा है, उसके परिवार में कौन कौन था और वो क्या करता था, और यदि वो बैग में लाश लेकर यहां से गया है तो वो लाश किसकी हो सकती है? सर, उमाकांत 4 महीने पहले यहाँ आया था। उसके साथ एक युवती थी जिसका नाम रचना था। वो दोनों इस फ्लैट में रहते थे। सर, हमें उन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। रही बात उमाकांत की, वो बाहर नौकरी करता था और उसकी पत्नी, वो तो हमेशा घर में ही रहती थी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के रिश्तों में कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि लोग इस तरीके से समाज से कटकर तभी रहते हैं जब इश्क विश्क का कोई चक्कर होता है। शायद यही रचना है ना? जी सर।
ये फ्लैट उमाकांत का अपना है? नहीं सर, ये फ्लैट किसी आशा देवी का है, उसका नंबर मेरे पास है। हेलो। आप आशा देवी बोल रही हैं? मैं रोहिणी थाने का एसएचओ इंस्पेक्टर जयप्रकाश बोल रहा हूँ। आप कहाँ रहती हैं? सर मैं नोएडा में रहती हूँ। आप उमाकांत को जानती है मैडम? सर मैं तो उमाकांत को नहीं जानती। प्रॉपर्टी डीलर सचदेवा की सिफारिश से मैंने अपना फ्लैट उनको किराए पे दिया था और सारी डिटेल्स आपको उनसे मिलेंगी, तो मैं उनका नंबर आपको दे देती हूँ। सर मैंने एक एसआई को ड्यूटी पर लगा दिया है, उसकी जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी। और सर जो आप सचदेवा से बात कर रहे थे, सर उमाकांत का नंबर हमें उससे मिल तो जाएगा, लेकिन अक्सर अपराधी गुनाह करने के बाद मोबाइल को बंद कर देता है। हाँ, शायद तुम्हारा अनुमान ठीक है। जिस सेंट्रो कार में बैग को ले जाया गया था उस गाड़ी का नंबर था DL8CQ 5177 और गाड़ी रजिस्टर्ड थी दीपमाला के नाम पर, यानी उमाकांत की पत्नी के नाम पर। दिल्ली पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी और तभी सर ये जो आपने कार की रिपोर्ट मंगाई थी, सर ये कार दीपमाला वाइफ ऑफ उमाकांत के नाम रजिस्टर्ड है। ये कार दीपमाला के नाम पे रजिस्टर्ड है और उसके पति का नाम है उमाकांत। और इस फ्लैट में जो रहता है वो भी उमाकांत, और इस फ्लैट में जो युवती रहती है उसका नाम है रचना। इसका मतलब साजिश गहरी है। या तो ये एक म्यान में दो तलवारों वाला मामला है या फिर एक ही औरत के दो नाम है। पुलिस को शक था कि रचना कहीं उमाकांत की पत्नी दीपमाला तो नहीं। एसएचओ जयप्रकाश अपनी साथी टीम के साथ उमाकांत के घर पर छापा मारते हैं तो पता लगता है कि उमाकांत वो मकान बेच गया है। पास वाली गली में उमाकांत के पिता भुवनेश्वर प्रसाद रहते थे। उमाकांत ने ये मकान बेचा और रोहिणी के सेक्टर 2 में फ्लैट नंबर 797 को किराए पे लिया। सर जिसे हम रचना समझ रहे हैं, कहीं वो उमाकांत की पत्नी दीपमाला तो नहीं? सर जिसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने ये मकान बेचा और रोहिणी के सेक्टर 2 में किराए पर ले लिया हो सकता है इंस्पेक्टर, हो सकता है, क्योंकि अगर उमाकांत ने अपनी बीवी को ठिकाने लगाने की साजिश रची है जी, तो हो सकता है इस साजिश में उसके परिवार वाले भी शामिल हो। जी सर। क्यों ना हम एक काल्पनिक कहानी बनाकर इसके बारे में पूछताछ करते हैं। राइट सर। पुलिस ने जाकर उमाकांत के पिता भुवनेश्वर प्रसाद से बातचीत की और उन्होंने बताया कि उमाकांत ये मकान बेच गया है और रोहिणी में शिफ्ट हो गया है। भुवनेश्वर प्रसाद के बताए हुए पते पर पुलिस छापा मारती है और फिर जी उमाकांत है घर में? जी नहीं, कहाँ गए हैं? जीजू तो कल रात से ही घर पे नहीं आए हैं, लेकिन दीदी हैं। आपकी दीदी का नाम क्या है? जी मेरा नाम है दीपमाला, लेकिन आप लोग इतनी रात को अंदर आइए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, हमें एक मामूली सी जानकारी चाहिए थी। आप जरा अपने हस्बैंड को बुलाएंगे? वो तो घर पर नहीं है। तो फिर कहाँ गए? मुझे नहीं पता। कैसी बीवी हैं आप जो ये नहीं जानती कि आपके पति कहाँ हैं? दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती है। आपको मालूम है ना, कानून से कोई बात छुपाना जुर्म होता है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं खुद एक लॉ की स्टूडेंट रही हूँ। ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन सी बात कानूनन जुर्म होती है। मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पति कहाँ हैं, लेकिन हाँ, कल शाम उनका फ़ोन आया था कि वह बिजनेस के सिलसिले में बाहर से आई पार्टी के साथ बिजी हैं। कभी कभी बाहर से आई पार्टी घर की खुशियाँ छीन लेती है मैडम। क्या सेंट्रो कार नंबर DL8CQ 8177 आप ही की है? हाँ, कार तो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका इस्तेमाल तो मेरे पति करते हैं। क्या हुआ उनकी कार को? वो ठीक तो है ना? ये तो हम नहीं जानते, हमें तो इस कार की चोरी की सूचना मिली थी। वैसे चोरनी के साथ हमने कार बरामद कर ली है। आपके पति का फोन स्विच ऑफ था, इसलिए हमें इस वक्त आना पड़ा आपके घर में ये कार की बरामदगी की खबर देने के लिए। कार जिसने चुराई थी उसका नाम रचना है। क्या आप किसी रचना नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं, मैं इस नाम की लड़की को नहीं जानती। चलिए ओके, जब आपके हस्बैंड घर आ जाएंगे तब उन्हें थाने भेज दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मरने वाली का नाम रचना है, और ये रचना उमाकांत की घरवाली नहीं, बाहर वाली है। अपनी बीवी की नजरों में धूल झोंक कर उसने किराए के मकान में अपने लिए रखेल रखी
और फिर जब मन भर गया उससे तो उसका कत्ल कर दिया। अब तक तो उसने उस लाश का भी ठिकाना लगा दिया होगा। अब सिर्फ उसके सेल फोन की लोकेशन ही हमारी हेल्प कर सकती है। अरे हाँ सर, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सांप जिस जगह किसी को डसता है वहाँ पर दोबारा ज़रूर जाता है। उसी तरीके से नया नया बना अपराधी एक बार उस जगह ज़रूर जाता है जहाँ पर उसने जुर्म किया हो। लेकिन उमाकांत को ये नहीं मालूम कि हम उसके पीछे लग चुके हैं। अब वो फ्लैट में सबूत मिटाने ज़रूर जाएगा सर, जरूर। यू आर राइट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने सच ही कहा था कि अपराधी अपराध करके एक बार उस स्थान पर अवश्य जाता है जहां पर उसने अपराध किया है, जुर्म किया है। क्योंकि अपराधी अपराध करके हमेशा डरता रहता है कि कहीं उसने उस जगह पर कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिए। उमाकांत को इस बात का यकीन बिल्कुल नहीं था कि पुलिस उसके तीनों ठिकानों पर छापे मार चुकी थी, कई लोगों से बात कर चुकी थी। उमाकांत ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके खुद मुसीबत मोड़ ले ली। दिल्ली पुलिस की मेहनत रंग लाई और उमाकांत पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और इसके बाद लव एंड क्राइम के इस सनसनीखेज मामले की परतें खुलती चली गई। तो आज मैंने तुम्हें पूरी तरह अग्नि को समर्पित कर दिया। सॉरी रचना, जीते जी तो तुम्हारी ये हसरत पूरी नहीं हो सकी, और होती भी कैसे? तुम असंभव को संभव जो बनाना चाहती थी, असंभव को संभव जो बनाना चाहती थी। तो फिर क्या करें अब? तो ऐसा कर, तेरा घर यहाँ से पास में ही है, मैं तुझे वहाँ ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद फ्लैट पर चला जाऊंगा। वहाँ देखूंगा जाकर सब कुछ ठीक है या नहीं। साले अपने आप को बहुत शातिर समझता है। ले चलो थाने में। तो कौन थी वो? हाँ? और उसकी लाश कहां फेंक कर आया तू? भगा कर लाया था कहीं से उसे? तेरी बीवी तो घर पर है, फिर ये रचना कौन थी? हाँ? वो मेरी बीवी नहीं, बनारसी दास की बीवी थी सर। अब तो ये बता कि बनारसी दास कौन है और क्या काम करता है ये? सर वो अमन विहार में रहता है और कपड़ों पर कढ़ाई का काम करता है सर। रच्चो, स्पेशल कढ़ाई। ये साड़ी मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाई है, तू इसे पहन। तुम इस साड़ी को बेच देते तो अच्छा था, कम से कम घर में कुछ पैसे तो आते। कैसी बात करती है तू? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ रच्चो। लेकिन मेरी खुशी इसमें नहीं है, और मैंने नहीं चाही थी ऐसी खुशी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। मेरा बाप गरीब था, इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि मुझे कुएं से उठाकर खाई में फेंक दिया जाता। रच्चो, खुदा ने तुझे खूबसूरती तो दी पर गरीब घर पर पैदा कर दिया, और मुझे हुनर दिया पर ये पैर। इसके अलावा क्या कमी है मुझ में? क्यों खुश नहीं रहती तुम्हारे साथ? कितनी बार कहूं कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती। जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से लेकर आज तक मैं तिल तिल करके मर रही हूँ। लंगड़े की बीवी कह कह कर लोग मुझे सहानुभूति की नजरों से देखते हैं। मैंने ऐसी जिंदगी नहीं चाही थी। एक मुस्कान के लिए लोग तरसते थे। मेरे सपनों के राजकुमार तुम नहीं हो बनारसी, तुम नहीं हो। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। फैसला?
क्या फैसला कर लिया तूने? मैं ऐसी गली जिंदगी नहीं जी सकती। और 3 साल में 2 बच्चे और दे दिए तुमने मेरी गोद में। और तुम्हारी कमाई से ना कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं भी नौकरी करूंगी। अरे मैडम, प्लीज़ मुझे इतना बड़ा गुनहगार भी मत बनाइए कि मैं खुदा की बनाई इस हसीन रचना को मिटा दूं। सॉरी सर, ड्यूटी पर पहुंचने की जल्दी में मैं हॉर्न ना सुन ही नहीं पाई। वैसे अब आदमी बहुत दिलचस्प है। तारीफ के लिए शुक्रिया मैडम। वैसे आप कहाँ जाती हैं ड्यूटी पर? सर, चोपड़ा गारमेंट्स फैक्ट्री में। वो लो, ये भी अजीब इत्तेफाक है, उसी के पास तो मेरी फैक्ट्री है। आओ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अरे आइए ना। थैंक यू। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अरे मैं तुम्हारा नाम कहाँ जानता हूँ? और ये सर क्या लगा रखा है तुमने? मेरा नाम उमाकांत है, तुमसे 2-4 साल ही बड़ा हूँ बस। लेकिन उमाकांत जी, आप ही ने तो कहा था कि खुदा आपको माफ नहीं करेगा अगर आप उसकी बनाई हुई हसीन रचना को मिटा देंगे। बहुत भोली हो तुम। अरे मैंने खुदा की बनाई हुई हसीन रचना कहा था। रचना यानी कृति। और इत्तेफाक तो देखिए, आपका नाम भी तो रचना ही है। जी बिल्कुल। लीजिए, आ गई आपकी फैक्ट्री। जी। एक बात कहूँ रचना? जी बोलिए। तुम्हारे साथ किस्मत ने बहुत नाइंसाफी की है, और मेरे साथ भी। हम दोनों ही शायद जिंदगी के सुकून की तलाश में हैं, और शायद ये इत्तेफाक बना ही इसलिए है कि हम दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकें। तो बढ़ाऊं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ। उमाकांत और रचना के संबंध परवान चढ़ रहे थे। रचना का आखिरी शब्द था, मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। रचना के जिस्म का नशा अभी भी उमाकांत पर हावी था। हवस एक ऐसा मसला है जिसमें इंसान ये तक नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है और उसका अंत क्या होगा। कांत, मुझे पा लेने के बाद तुम्हारा मन बदल तो नहीं जाएगा ना? अरे मेरी जान, 3 महीने हो गए हमें एक दूसरे से मिलते हुए। अगर झूठ बोलकर ही तुम्हारे जिस्म को हासिल करना होता तो मैं तुम्हें यह सच कभी नहीं बताता कि मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों का पिता हूँ। कांत, मेरी हसरतों के आने में जो अपने हमसफर की तस्वीर बनती थी ना, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। मैंने हमेशा से एक ऐसा पति चाहा था जिसके पास सब कुछ हो, जो मुझे टूट कर चाहे। किस्मत से तुम मुझे मिले। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। तो उस रोज गेस्ट हाउस में रचना के शरीर का भूगोल पढ़ने के बाद तुझ पर ऐसा नशा चढ़ा कि तूने उसे अलग फ्लैट देकर अपनी रखेल बना लिया। सर, मैं तो यही चाहता था कि हमारी दोस्ती हमेशा चलती रहे। मैं उसकी आर्थिक मदद करता रहूं और वह मेरी शारीरिक ज़रूरत। इसलिए फरवरी 2012 में रोहिणी के सेक्टर 2 के फ्लैट नंबर 797 को मैंने किराए पे लेकर रचना को वहाँ रख लिया। माना कि रचना डेस्परेट थी,
उसने अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए अपनी ममता की भी परवाह नहीं की। लेकिन तुम्हारे भी तो 2 बच्चे, पढ़ी लिखी बीवी है, फिर तुमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा? सर सच बताऊं तो उस वक्त रचना के जिस्म का नशा मुझ पर इतना हावी था कि मैं उसे अपने कब्जे में रखना चाहता था। लेकिन मैं अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूं सर। बस इसी बात पर बात बिगड़ने लगी और उस रोज़ तो और भी ज़्यादा बिगड़ गई सर। हाँ बेटा, पापा से कुछ चाहिए? पापा आज शाम को मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है। अच्छा, आपको उसके लिए गिफ्ट लेके आना है। हाँ क्यों नहीं, पक्का ले आऊंगा। थैंक यू पापा। बाय, लव यू टू बेटा। तो मतलब आज रात तुम मेरे साथ नहीं हो? समझा करो यार, बेटे को प्रॉमिस कर दिया है, कुछ ले जाना है उसके लिए। अरे 2 घंटे तुम्हारे बाहों में जन्नत का सुख पालूं,